हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्स यूट्यूब चैनल पर। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। जो आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जामिनेशन आने वाला है जुलाई से, उसके लिए अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। पहले आरआरबी पीओ आएगा, आपको ही पता है, जुलाई के एंड में, और फिर अगस्त में आपका क्लैरिकल आएगा। तो टारगेट तो दोनों को ही करना है ना। और एज यूजुअल डेली की तरह जो 11 बजे अपना डेली एट 11 AM अपना जो सेशन होता है वो होता है स्कोर बूस्टर सेशन मिसलेनियस क्वेश्चंस का। और आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन आप सभी से एक छोटा सा फेवर मैं चाहूंगा कि फेवर ये रहेगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने नेटवर्क में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप में। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। इससे आपको कुछ खर्चा नहीं आएगा। आपको केवल केवल फायदा ही मिलेगा कि आपको एक अच्छा सा चैनल मिल जाएगा जहां पे आपको बेहतरीन कंटेंट, मेंस, प्री, सब चीज का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फायदा मुझे भी होगा कि चैनल ग्रो होगा तो ज्यादातर रीच बढ़ेगी और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहेगा, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास। सिलॉग्स है 5, इनइक्वालिटी है 5, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस। डेली की तरह प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आज 10वां सेशन है। 10वें सेशन के हिसाब से 5 इंटू 10 करूंगा, 50 हमारे सिलॉग्स हो गए, 50 इनइक्वालिटी हो गए। और ये अपने 10 ब्लड रिलेशन के सेट हो गए, 10 डायरेक्शन डिस्टेंस के सेट हो गए। और कुछ अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर रैंकिंग के सेट्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। ये मिक्स रहता है ये, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है सिलॉक्स का। केवल कुछ ही डेनिम कुर्ती हैं, केवल कुछ ही डेनिम कुर्ती हैं, ठीक है। सभी डेनिम कैप्री हैं, सभी डेनिम क्या हो गए, कैप्री हो गए। कुछ मिनी कुर्ती हैं, कुछ मिनी कुर्ती हो गई। और कोई भी मिनी किमोनो नहीं है, कोई भी मिनी किमोनो नहीं है। यू गाइज माइट बी वंडरिंग कि ये किमोनो क्या होता है। किमोनो एक जापानीज ड्रेस होती है, एक जापानीज ड्रेस होती है। सर्च कर लेना आप लोग, है ना। तो कंक्लूजन देखते हैं। सम कैप्री आर नॉट कुर्ती। डेफिनेटली को मारो गोली। बोल रहा है कुछ कैप्री क्या नहीं है, कुर्ती नहीं है। कुछ कैप्री कुर्ती नहीं है। तो कुछ कैप्री कुर्ती नहीं है। मेरे को देखो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को ना काफी बार कहा है, जब कभी भी सम नॉट समझ में ना आए कि कैसे इसको चेक करना है, तो आप इसकी ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लो। अगर ऑल ट्रू हो रहा है तो सम नॉट गलत, और ऑल गलत हो रहा है तो सम नॉट हो जाएगा सही। ईदर और वाला पेयर पता है ना, सम नॉट ऑल का ईदर और पेयर होता है। ईदर और का मतलब क्या होता है, यदि ये सही तो ये गलत, और ये सही तो ये गलत। तो वही वाली बात है। बोल रहा है कुछ कैप्री कुर्ती नहीं है। आपको बोला था केवल कुछ ही डेनिम कुर्ती है, अब बोल रहा है कुछ कैप्री कुर्ती नहीं है। तो आप मेरे को बताओ, क्या सारी कैप्री कुर्ती में जा सकती हैं? क्या सारी कैप्री कुर्ती में जा सकती हैं? आप कहोगे सर सारी कैप्री अगर कुर्ती में गई तो सारे डेनिम भी कुर्ती में आ जाएंगे। तो सारी कैप्री तो कुर्ती में नहीं जा सकती। तो जब ऑल गलत हो रहा है तो सम नॉट क्या हो गया, सही। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। और हमेशा याद रखना ओनली अ फ्यू में, जैसे अगर आपको बोल रहा है केवल कुछ ए बी है और सभी ए क्या है, सी, मतलब अगर किसी के अंदर कोई इनर एलिमेंट है जो किसी तीसरे एलिमेंट से ओनली अ फ्यू शेयर कर रहा है, तो बाहर वाला एलिमेंट भी उससे ओनली अ फ्यू शेयर करेगा, उस तीसरे एलिमेंट से। याद रखना, अगर कोई अंदर वाला एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से ओनली अ फ्यू शेयर कर रहा है, तो जो बाहर वाला एलिमेंट है वो भी ओनली अ फ्यू शेयर करेगा आपके जो तीसरा एलिमेंट है उससे, ठीक है। तो इधर आपको जो बोला है केवल कुछ ही डेनिम कुर्ती है, साथ ही साथ केवल कुछ ही कैप्री भी आपके क्या हो गए, कुर्ती हो गए, है ना। नेक्स्ट, ऑल कुर्ती और किमोनो इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारी कुर्ती किमोनो हो सकती है? तो सारी कुर्ती किमोनो नहीं होंगी, क्योंकि अगर सारी कुर्ती किमोनो में गई तो ये कुछ कुर्ती जो एम के साथ शेयर हो रही है वो भी जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम और किमोनो का तो रिश्ता बना है। तो ऑल कुर्ती और किमोनो इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, गलत। तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट, केवल कुछ ही ट्यूलिप लोटस है। केवल कुछ ही ट्यूलिप क्या है, लोटस है। तो केवल कुछ ही ट्यूलिप लोटस हो गए। ओनली अ फ्यू लिली आर ट्यूलिप। केवल कुछ ही लिली क्या है, ट्यूलिप। तो ये लिली कुछ अपने ट्यूलिप हो गए। सभी लिली गार्डन है, तो सभी लिली अपने गार्डन भी हो गए। और कुछ गार्डन बेगोनिया है, तो कुछ गार्डन बेगोनिया। बेगोनिया भी एक टाइप का फूल होता है, अब मैं समझा नहीं सकता कैसा होता है, ठीक है। सम लोटस आर लिली। कुछ लोटस लिली हैं। लोटस कौन से थे, ये लोटस थे। अब देखो लोटस ये गए, लिली ये गए, दोनों आपस में शेयर तो नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऑल ट्यूलिप कैन नेवर बी गार्डन। बोल रहा है सारे ट्यूलिप कभी गार्डन नहीं हो सकते। वो गलत कह रहा है भाई। सारे ट्यूलिप कभी लोटस नहीं हो सकते, लेकिन सारे ट्यूलिप तो गार्डन हो सकते हैं। सारे ट्यूलिप तो गार्डन हो सकते हैं। अब अगर आपसे इसमें कहता कि सम गार्डन आर नॉट ट्यूलिप, सम गार्डन आर नॉट ट्यूलिप, तो आप इसको सही करते हैं गलत करते? तो आप इसको सही करते। क्यों? क्योंकि अंदर वाला जब ओनली अ फ्यू है तो बाहर वाला भी ओनली अ फ्यू रहेगा उस तीसरे एलिमेंट से, है ना। तो सम गार्डन आर नॉट ट्यूलिप क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन उसने अभी हमसे कहा है कि ऑल ट्यूलिप कैन नेवर बी गार्डन, सारे ट्यूलिप गार्डन हो सकते हैं। वो गलत कह रहा है, क्योंकि सारे ट्यूलिप हो सकते हैं। अगर वो कहता ऑल गार्डन कैन नेवर बी ट्यूलिप, अगर वो कहता ऑल गार्डन कैन नेवर बी ट्यूलिप, तो ये वाली बात सही हो जाती। क्यों? क्योंकि अगर सारे गार्डन ट्यूलिप में गए तो सारे लोटस भी जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सारे लिली जाएंगे, सॉरी, क्योंकि सारे लिली तो हो नहीं सकते ट्यूलिप, क्योंकि उसने बोला केवल कुछ ही लिली ट्यूलिप है।
तो अभी आंसर क्या बनेगा, नन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीसरे पे आओ। ओनली कर्ड इज वाटर, ओनली मतलब होता है ऑल, तो सभी वाटर क्या हो गए, कर्ड हो गए, और ये वाटर केवल और केवल कर्ड के पास रहेगा। सम कर्ड आर लस्सी, कुछ कर्ड क्या हो गई, लस्सी, कोई भी लस्सी सूप नहीं है। और उसके बाद बोल रहा है ऑल सूप आर लेमन, और सभी सूप क्या है, लेमन हो गए। कंक्लूजन कह रहा है ऑल कर्ड कैन नेवर बी लस्सी, सारे कर्ड कभी लस्सी नहीं हो सकते। वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर सारे कर्ड लस्सी हो गए तो कर्ड के साथ वाटर भी आएगा, और वाटर तो केवल और केवल यही रह सकता है, तो ऑल कर्ड कैन नेवर बी लस्सी क्या हो गया, ट्रू। फिर बोल रहा है सम लेमन आर नॉट लस्सी, लेमन का कुछ ऐसा पार्ट है जो लस्सी से शेयर नहीं होता है। देखो, लस्सी का रिश्ता सूप से मना किया है, तो सूप के साथ साथ लेमन के उतने पार्ट से भी मना हो गया जिसमें सूप आ रहा है, तो सम लेमन आर नॉट लस्सी क्या हो गया, ट्रू। ये वाला लेमन जो सूप के साथ शेयर हो रहा है वो लस्सी, वो लस्सी नहीं होगा। ठीक है, तो बोथ फॉलोज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू ब्यूटी आर एजुकेटेड, केवल कुछ ही ब्यूटी एजुकेटेड है। फिर कोई भी एजुकेटेड डिसीजिव नहीं है। फिर ऑल डिसीजिव आर ब्रेव, सभी डिसीजिव ब्रेव हैं। ऑल वाइज इज ब्रेव, और सभी वाइज क्या है, ब्रेव। इस तरीके से बन गया। अब कंक्लूजन देखो जरा, कोई भी वाइज एजुकेटेड नहीं है। देखो, कोई भी वाइज एजुकेटेड नहीं है, कैसे कह दूं, एजुकेटेड का डी से मना है, तो डी से मना है तो जो बी का इतना पार्ट है उससे ही मना हो गया। लेकिन इस ई का डब्ल्यू से तो कुछ पता ही नहीं है ना, डब्ल्यू से तो कुछ पता ही नहीं है। अगर इस ई का रिश्ता बोला होता कि इस ई का रिश्ता बी से मना है, इस बी से पूरे से मना है, ब्रेव से, तो फिर वो पूरा का पूरा डी से भी मना हो जाता, डब्ल्यू से ही मना होता। अगर बाहर से मना है तो अंदर वाले सबसे मना, लेकिन अगर अंदर से मना है तो जरूरी नहीं है कि पूरे वाले बाहर से मना होगा और उसके अंदर और भी कोई अदर एलिमेंट है तो उससे ही मना होगा। तो ई का रिश्ता डब्ल्यू से हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वाइज एजुकेटेड नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, तो ये गलत है। ऑल ब्यूटी आर ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ब्यूटी, ये ब्यूटी कौन से थे, ये ब्रेव है, ये वाले क्या थे, ब्रेव। ठीक है, बोल रहा है ऑल ब्यूटी आर ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारे ब्यूटी ब्रेव में आ सकते हैं, तो देखो सारे ब्यूटी ब्रेव में आ सकते हैं, सारे एजुकेटेड भी ब्रेव में आ सकते हैं। तो ऑल ब्यूटी आर ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ट्रू। ओनली सेकंड फॉलोस। शर्त इतनी है कि ये ई बस डी के पास ना जाए, तो ये ई सारा का सारा ब्रेव में इधर तो आ ही सकता है, ये सारा का सारा ब्यूटी भी इधर ब्रेव में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ओनली सेकंड फॉलोस। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप ना कमेंट करके पूछ लिया करो, या टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, ये टेलीग्राम चैनल है, या आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो अपने डाउट्स भेज के। ठीक है, नेक्स्ट, अब इधर हम करेंगे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को। तो पहला इनइक्वालिटी का क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है अपना, W ग्रेटर देन इक्वल Q, सेकंड प्रायोरिटी सिंबल और W की तरफ फेस कर रहा है सिंबल। देखो W ये गया, डब्ल्यू से क्यू में कैसे जा सकता हूं, डब्ल्यू से क्यू में कैसे कनेक्ट हो सकता हूं, बताओ। देखो क्यू के पास तो सिंबल फेस कर रहा है, क्यू के पास सिंबल फेस कर रहा है, तो वैसे ही गलत कर दो, क्योंकि क्यू की तरफ सिंबल फेस नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे क्यू की तरफ फेस कर दो, डायरेक्टली गलत कर दो, और कहीं पे क्यू है भी नहीं। ठीक है, एक्स ग्रेटर के, पहली प्रायोरिटी का मांगा है, और एक्स से लेके के कैसे जा सकता हूँ, देखो एक्स से एच और एच से के, तो एक्स से एच एक्स की तरफ, और एच से के एच की तरफ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल रहा है, और यहां भी फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा था, तो सेकंड वाला फॉलो कर जाएगा, मतलब ओनली डी, ओनली सेकंड फॉलोस। अब बोल रहा है बी ग्रेटर देन वी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा, बी की तरफ फेस कर रहा है, बी की तरफ फेस करते हुए फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है, तो कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, बताओ। देखो, बी से लेके पी तक आओ, बी से पी पे आए सारे सिंबल बी की तरफ, और इस पी से वी पे आए तो सारे सिंबल पी की तरफ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का था, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा है, फेस भी सारे बी की तरफ कर रहे हैं, ये वाला सही हो गया। फिर एल ग्रेटर देन इक्वल जेड, एल और जेड कैसे कनेक्ट हो सकता है, देखो एल और जेड ऐसे कनेक्ट होगा कि एल से एच पे आओ सारे सिंबल एल की तरफ, और एच से जेड पे आया सारे सिंबल एच की तरफ। सेकंड प्रायोरिटी मांगा है, तो शर्त ये होती है कि पहली प्रायोरिटी ना मिले बस, तो एल से एच में पहली प्रायोरिटी सिंबल नहीं, एच से जेड में पहली प्रायोरिटी का नहीं, सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है, तो बस बात खत्म, ये बन गया सही। तो आंसर होगा बोथ फॉलोज। ठीक है, तीसरे पे, आठवें पे आ जाओ। के ग्रेटर डब्ल्यू, के और डब्ल्यू में रिश्ता मांगा है, के और डब्ल्यू कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, देखो के जे ए, और डब्ल्यू तक आने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, अच्छा इस वाले के से नहीं बनेगा, इस वाले के से बनेगा, के से यू और यू से डब्ल्यू, लेकिन के से यू आ नहीं सकता, के की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया। और अगर इधर से बनाने की कोशिश करूंगा तो के जे ए, और कहीं पे जे और ए नहीं है डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो पहला वाला गलत। टी और जे में चाहिए टी ग्रेटर देन इक्वल जे, सेकंड प्रायोरिटी का। अब टी से जे कैसे जा सकते हैं, टी से जे कैसे जा सकते हैं, देखो टी से जे आने के लिए पहले टी से डब्ल्यू जाऊं, फिर डब्ल्यू से सी जा नहीं सकता, फिर यू, कुछ बन ही नहीं पाएगा ना, फिर तो बन ही नहीं पाएगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दोनों गलत, बोथ गलत, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन फॉलोस। ठीक है, आगे आ जाओ जरा, इधर और का तो कोई सीन नहीं है, नहीं।
नाइन्थ पे y ग्रेटर टी। अब y ग्रेटर टी कैसे बन सकता है, देखो y और t को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, y से v पे आओ और v से t आ नहीं सकते क्योंकि v की तरफ फेस नहीं कर रहा, और बाय डिफॉल्ट मैं कह सकता हूं यहाँ पे t की तरफ अगर फेस कर रहा है तो y और t में अपोजिट साइन हो गए, बात खत्म। p ग्रेटर देन इक्वल n, अब देखो यहाँ पे n की तरफ फेस कर रहा है और n कहीं और है, देखो n एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी n की तरफ फेस कर रहा है ना, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं p और n में रिश्ता बन सकता है कि नहीं। p से v पे आऊं और v से n आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट सिंबल है, v की तरफ फेस नहीं करता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका आंसर भी क्या बनेगा, ये कोई एलिमेंट तो सेम नहीं है, कहीं चालाकी वाला कर दियो, n बराबर y, तो यहाँ पे y रखूंगा तो y p आएगा, है ना। हाँ, तो नन फॉलोज आएगा इसका आंसर भी, ऑप्शन नंबर ई, नन फॉलोज। नेक्स्ट, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, और अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, उसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन का, देखते हैं इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है ना। इन अ फैमिली देर आर 9 मेंबर्स, 9 मेंबर है, ACL MNO PQR विथ 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है हमारे पास। ठीक है, ओ इज द चाइल्ड ऑफ एम, ओ बच्चा है एम का, तो ओ चाइल्ड हो गया, अब लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओ इज द चाइल्ड ऑफ एम, सी इज डॉटर एंड नीस ऑफ पी एंड आर रेस्पेक्टिवली, कह रहा है सी बेटी है पी की और भतीजी या भांजी है आर की, रेस्पेक्टिवली लगा दिया, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमश में, मतलब सी बेटी होगी पी की और भतीजी और भांजी होगी आर की, क्योंकि नीस मतलब भतीजी भांजी होता है। तो सी अगर पी की बेटी है, सी अगर पी की बेटी तो ऐसे बनेगा सी बेटी पी की, और सी भांजी है आर की। अब सी अगर आर की भांजी है तो ऐसा हो सकता है कि पी के सिबलिंग की हो या फिर पी के स्पाउस की सिबलिंग की बन जाए, दो तरीके से बन सकता है, तभी होल्ड पे रखेंगे इस चीज को, ठीक है। क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, क्यू सास है, मदर और, अच्छा क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ ए एंड आर, क्यू दो लोगों की सास है, ए और आर की, तो इसका मतलब क्यू के दो बच्चे होंगे जिनकी शादी किस किस से हुई होगी, एक की शादी ए से और एक बच्चे की शादी हुई होगी आर से, तभी क्यू मदर इन लॉ बनेगी ए और आर की, और क्यू फीमेल कहलाएगी, ठीक है। ओ ग्रैंडसन है एल का, तो ओ हो गया लड़का, और ओ ग्रैंडसन है एल का, एल हु इज द फादर ऑफ एन एंड एम, एल जो कि पिता है एन और एम का, तो एल पिता है एन का और एम का, तो एल एन और एम का पिता हो गया। अब उसने मेरे से बोला कि अच्छा ये ओ तो बच्चा था एम का ही, है ना, ठीक है। ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ एल, एल हु इज द फादर ऑफ एन एंड एम, और एल पिता है एन और एम का। अब देखो एल के दो बच्चे और यहाँ पे क्यू के भी दो बच्चे, तो क्यों ना एल और क्यू की शादी करा दूं, ऐसा मेरा एक मन कह रहा है ना। तो मन की सुन लेनी चाहिए, लेकिन पहले पूरा पढ़ लो। एल पिता हो गया एन और एम का, और एम हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, और एम क्या है, फीमेल, और एम सिस्टर इन लॉ है पी की। तो एम सिस्टर इन लॉ पी कैसे बन सकती है कि एम की सिबलिंग से शादी हो जाए, या फिर दो तरीके से बन सकती है कि एम खुद शादी कर ले एक लड़के से, उसका सिबलिंग हो जाए पी, या फिर एम अपने सिबलिंग की शादी करा दे पी से, तो एम सिस्टर इन लॉ पी की दो तरीके से बन सकती है, ठीक है। क्यू हैज ओनली टू डॉटर, क्यू की केवल दो बेटियां हैं, क्यू हैज ओनली टू डॉटर्स, तो क्यू की केवल दो बेटियां मतलब एक बेटी और एक बेटी, तो ये आर बेटा कहला, सॉरी दामाद कहलाएगा, ए दामाद कहलाएगा। अब क्यू की शादी एल से करा दो, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चे खाली दिख रहे हैं, यहाँ पे दो खाली दिख रहे हैं, तो एक हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे, क्यू के संग हम एल की शादी कराते हैं, और एम और एन बच्चियां हैं। अब एम और एन बच्चियां हैं इसकी, अगर मैं ये मान के चलूं कि क्यू की दो बच्चियां और ये दोनों बच्ची अगर मैं कनेक्ट कराऊं, तो अब एम और एन में से किसी की भी शादी कहीं पे हो सकती है। ओके, अब कैसे किया जाए इसको भाई। Q is the mother, O is the grandson of L, L who is the father of N and M, L पिता है N और M का, M who is the sister-in-law of P, ओके M sister-in-law, Q has only two daughter, अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाए भाई। और उसने बोला C is the daughter of P, C डॉटर है P की, C अगर डॉटर है P की, तो क्यों ना मैं ये मैरिज वाला केस लेके चलूं कि C डॉटर P की मैरिज के अकॉर्डिंग लेके चलूं। अगर मैरिज के अकॉर्डिंग लेके चलूं तो M के सिबलिंग, M का जो सिबलिंग है N, N की शादी P से कराऊं, तो एम का सिबलिंग अगर एम और एन रखूंगा तो एन की शादी पी से तो हो ही नहीं पाएगी, और एम की जिससे शादी होगी उसका सिबलिंग पी कर दूं। ये तो समस्या है भैया, ये तो समस्या है, तो फिर कैसे कैसे इसको बनाया जाए, क्या इसमें लग सकता है यहाँ पे, पता क्या ब्लड रिलेशन में ऐसे ही अटक जाते हैं, और क्या इसमें हो सकता है। ओ इज द चाइल्ड ऑफ एम, ओ चाइल्ड हो गया एम का, अच्छा। सी इज द डॉटर एंड नीस ऑफ पी एंड आर रेस्पेक्टिवली,
अच्छा, आर की अगर मैं बनाऊं, सी इज द डॉटर एंड नीस ऑफ पी एंड आर रेस्पेक्टिवली, अगर आर की नीस बनाऊं, आर की नीस अगर मैं बनाऊं सी को, तो सी को मैं यहां रख दूं इस तरीके से, और सी इज द डॉटर एंड नीस ऑफ पी एंड आर रेस्पेक्टिवली, तो सी डॉटर होगी पी की, तो पी को अगर यहां रखूंगा तो ये एम एन वाली बात फिक्स नहीं बैठ पाएगी, एम एन वाली बात नहीं फिक्स बैठ पाएगी, है ना। तो अगर आर की नीस है तो आर का कोई सिबलिंग हो, और तीन तीन जनरेशन चाहिए, तीन जनरेशन भी आ जाएंगी, 9 लोग चाहिए। 9 लोग का मतलब क्या हो गया इसमें आपका कि 1 2 3 4 5 6, और सातवां पर्सन ये है, और आठवां नौवां भी बनेगा, भाई कैसे बनाया जाए। क्यू हैज ओनली 2 डॉटर्स, ओ इज द चाइल्ड ऑफ एम, वो चाइल्ड हो गया एम का। क्या एल और क्यू की शादी करा के गलती करी है मैंने, कोई पाप किया है क्या मैंने ये। अच्छा, एम सिस्टर इन, क्यू इज द मदर इन लॉ ऑफ ए एंड आर, क्यू मदर इन लॉ है ए और आर दोनों की, ठीक है। और ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ एल, एल हु इज द फादर ऑफ एन एंड एम, एल जो पिता है, एन और एम का पिता है, और एम हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, एम सिस्टर इन लॉ है पी की। कैसे किया जाए भाई। अगर मैं 2 केसेस लेके चलता हूँ तो भी नहीं हो पाएगा शायद ये, कहीं तो अटक गए, मतलब इसका मतलब हम। पी की शादी सी से कराऊं, क्या करूं। एम सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, समस्या में आ गए भैया हम, तो समस्या में पड़ गए, अटक गए इसमें। एक सेकंड। अगर एम और एन, चलो मैं मान भी लेता हूँ, जैसे एम और एन में से किसी को यहाँ रखूँ, और एम और एन में से किसी एक को यहाँ पे रखूँ, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं लेके चलता हूँ, तो मेरे पास अब कितने पर्सन फिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। एम का बच्चा ओ आएगा तो एम के नीचे ओ बन सकता है ना। अच्छा, फिर उसका मतलब ये भी हो सकता है कि 1 2 3 ये इस तरीके से बन गए। क्यू हैज ओनली 2 डॉटर, क्योंकि 2 बेटियां हो गई केवल। ओ इज द चाइल्ड ऑफ एम, ओ चाइल्ड बनेगा एम का। सी इज द डॉटर एंड नीस ऑफ पी एंड आर एस, सी डॉटर ऑफ नीस ऑफ पी एंड आर एस, सी पी की डॉटर। अब देखो ना, अगर आर की नीस बनेगी, तो अगर सी अगर आर की नीस बनेगी तो इसकी बच्ची तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि वो पी की, तो इसका मतलब पता क्या होगा कि आर का सिबलिंग पी होगा, और सी ऐसे बनेगी, सी इस तरीके से बनेगी, और एम सिस्टर इन लॉ है पी की, तो एम सिस्टर इन लॉ पी की का मतलब ये हो गया कि एम यहां से हटके आर की वाइफ बनेगी, एम जो है आर की वाइफ बनेगी, और यहां पे मैं रखता हूं एन को, तो 1 2 3 4 5, 5 सॉरी 2 2 4 2 6 2 8, और एम का बच्चा ओ था तो एम और आर का बच्चा हो गया ओ मेल, ये ब्लड रिलेशन ऐसे बनेगा। क्यू और एल की शादी हो गई, और ए और एन की शादी हुई, एम और आर की, और आर का सिबलिंग पी, और पी का जो है चाइल्ड, पी का जो चाइल्ड है वो सी कहलाएगा। इसी तरीके से बन सकता है, और कोई तरीका है नहीं इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, ओ क्या लगेगा एन का, तो ओ एन का जो लग रहा है, ओ एन का क्या लग रहा है, नेफ्यू लग रहा है, क्या लग रहा है, नेफ्यू लग रहा है, नेफ्यू का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी।
अब बोल रहा है यदि सी की शादी जेड से हो जाए, यदि सी की शादी जेड से, इस सी की शादी अगर हम जेड से करा देते हैं और पी की वाइफ एक्स है और पी की वाइफ एक्स, तो पी मेल बनेगा और पी की वाइफ एक्स, अच्छा एक मिनट, इसको हम थोड़ा अलग कलर से कर लेते ताकि आपको पता चले केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। सी इज मैरिड टू जेड, अगर सी की शादी मैं जेड से करा दूं, अरे भाई क्या हो रहा है, सी की शादी यदि मैं जेड से करा दूं तो जेड एक लड़का बन के आएगा, है ना। और उसने फिर ये भी कहा कि पी की वाइफ एक्स है, पी की वाइफ एक्स, तो पी एक मेल कहलाएगा और पी की वाइफ एक्स मतलब फीमेल कहलाएगी, ठीक है। देन हाउ इज पी इज वाइफ रिलेटेड टू आर, पी की जो पत्नी है, पी की पत्नी एक्स, वो एक्स आर की क्या लगेगी, तो एक्स लगेगी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कंडीशनल क्वेश्चन था जो केवल इसी में वैलिड रहेगा। आगे आगे आते हैं अपने डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन पे, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, ठीक है। दो फ्रेंड है जिया और भव्या प्लान टू मीट ईच अदर इन द पार्क स्टार्टिंग फ्रॉम वेरियस पॉइंट टू रीच द पार्क। चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। तो दोनों सहेलियां जिया और भव्या प्लान करती हैं एक दूसरे से मिलने का, कहाँ पे, पार्क में, और अलग अलग पॉइंट से चलती हैं, अलग अलग पॉइंट से चलती हैं। भव्या स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, तो पहले भव्या के लिए हम कर लेते हैं, अपने घर से चलती है और नॉर्थ में जाती है फॉर 5 मीटर, तो नॉर्थ में 5 मीटर चली गई, वो पहले नॉर्थ में 5 मीटर चली गई और ये उसका घर है किसका, भव्या का, ठीक है। देन शी टर्न्स टुवर्ड्स द राइट एंड वॉक फॉर 7 मीटर, राइट मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, ठीक है। देन शी टर्न टुवर्ड द राइट वॉक फॉर 7 एंड शी टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 4, अब यहां से लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, 4 मीटर चल गई, ठीक है। फाइनली राइट एंड वॉक फॉर 4 मीटर, अब फिर से राइट मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, कहां पे पहुंचने के लिए, पार्क, ये पार्क पे पहुंच गई। ये थी भव्या, भव्या थी येलो कलर की, है ना, ये भव्या हो गई। अब भव्या के बाद एक और पर्सन है जो चलेगा, जिया स्टार्ट, पहले हमने सही करा, नॉर्थ 5, फिर राइट 7, फिर लेफ्ट 4 और फिर राइट 4, ठीक है। जिया स्टार्ट फ्रॉम हर ऑफिस एंड मूव्स टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन, अब जिया अपने ऑफिस से चल रही है, अब जिया अपने ऑफिस से चल रही है मतलब ऑफिस, अब बात पता है इसमें क्या टाइम लगेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले इसको बना के। और वेस्ट में 5 मीटर गई, वेस्ट में 5 मीटर गई, उसके बाद लेफ्ट लिया 7 मीटर, लेफ्ट 7 मीटर कुछ ऐसे बनेगा, एंड देन शी टर्न राइट एंड वॉक फॉर 4, राइट इसके इधर आएगा, लेफ्ट के बाद राइट, क्या बोला, पहले 5 मीटर चली, देन शी टर्न्स लेफ्ट 7, लेफ्ट लेके 7 चली, उसके बाद राइट लेके 4 मीटर यहाँ पे आ गई, और फाइनली शी मूव्स 2 मीटर, फाइनली शी मूव्स 4 मीटर फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड मतलब इसी के आगे और 2 मीटर चलेगी और पार्क पे पहुंच जाएगी। तो पार्क से 6 मीटर वेस्ट में है पहले वो, मतलब पार्क से अगर मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से अगर कनेक्ट करूंगा उसको, दूसरी लड़की को, भव्या को, तो 6 मीटर की दूरी ये वाली वो तय करेगी, पहले 6 मीटर की दूरी ये वाली, फिर इसके ऊपर 7 मीटर की दूरी जाएगी, तो 7 मीटर की दूरी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लें ऐसे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 6 मीटर को। ये है अपना पॉइंट पार्क, ठीक है। फिर 6 मीटर की दूरी यहाँ पे हमने इस तरीके से कर ली, और 6 के ऊपर ये 7 हमने इस तरीके से कर ली, 6 ये और 7 ये, ठीक है। और उसके राइट में 5 ये, और ये हो गया ऑफिस, ठीक है। इस तरीके से वो भव्या चल के आई है, ठीक है। सॉरी भव्या नहीं, सॉरी ये जिया थी, ये जिया है ब्लू वाली और भव्या है येलो वाली, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा नहीं नहीं सही कर रहा था यार मैं, सही था, ये मैं ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी। भव्य अपनी येलो वाली थी और ये जिया है, जिया कौन सी है, ब्लू कलर की है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं जरा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जिया टू रीच द पार्क, जिया कितना ट्रेवल करती है पार्क पहुंचने, मतलब जिया जो कर रही है 5 और 7 12, 12 और 6 18, ये तो सिंपल है, 18 कर रही है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इन विच डायरेक्शन इज भव्या हाउस, भव्या का हाउस कहाँ पे, सॉरी, भव्या का हाउस ये गया, यहां से भव्या चलना शुरू करती है विद रेस्पेक्ट टू जिया ऑफिस, जिया के ऑफिस से, तो जिया का ऑफिस ये गया, तो जिया के ऑफिस से अगर भव्या का घर मैं देखता हूं, तो इनके बीच की दूरी अगर आप देखोगे, दूरी नहीं सॉरी दिशा, तो ये कौन सी दिशा में आ रहा है, ये आ रहा है साउथ वेस्ट में, कहां पे आ रहा है, साउथ वेस्ट, तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना ऑर्डर एंड रैंकिंग का, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आइए, 7 पर्सन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर वेट, 7 लोग अपने वेट के अकॉर्डिंग अरेंज है, 7 लोग बना लो, 1 2 3 4
5, 6 और 7, इन सबको घटते हुए क्रम में लगाएंगे वेट के घटते हुए क्रम में लगाएंगे इन सबको हम। फ्रॉम हैवियर टू लाइटर मतलब घटते क्रम में हैवी से लाइट तक। 3% हैवी है यू से बट लाइटर है क्यू से, मतलब क्यू से लाइटर है 3 और हैवी है यू से, तो क्यू और यू के बीच में 3 लोग आएंगे ऐसा बोला गया है। ठीक है, ठीक है। डी इज लाइटर देन यू, डी यू के बाद आएगा, डी यू के बाद आएगा। ठीक है। एज मैनी परसेंट हैवियर देन डी, डी से हैवी जितने हैं एज लाइटर देन टी, टी के बाद उतने ही आएंगे, है ना। ठीक है। ओ इज हैवियर देन आई, ओ हैवी होगा आई से, मतलब ओ पहले आएगा आई के, बट लाइटर देन पी, लेकिन ओ लाइटर है पी से, मतलब पी ओ आई आएंगे इस तरीके से। एटलीस्ट 1% इज बिटवीन डी एंड आई, डी और आई के बीच में कम से कम एक व्यक्ति तो आएगा ही आएगा, डी और आई के बीच में एटलीस्ट एटलीस्ट 1 आएगा डी और आई के बीच में। ठीक है। थर्ड लाइटेस्ट 30 kg का है, थर्ड लाइटेस्ट मतलब ये वाला व्यक्ति 30 kg का होगा, और सेकंड हैवीएस्ट 52 kg का होगा। अब कैसे कनेक्ट करें, अब क्या करें, क्यू और यू में 3 लोग आने, क्यू और यू में 3 लोग आने, तो क्यू को टॉप पे रखा तो 1 2 3, यू यहां पे आ सकता है और यू के बाद डी आएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्यू को टॉप पे रखूंगा तो 1 2 3, यू यहां पे आएगा, और क्यू को सेकंड नंबर पे रखा तो 1 2 3, यू यहां पे आएगा, और यू के बाद आएगा डी, तो यू के बाद डी यहां आ गया, और डी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है। अब केस नंबर 2 में देखो कि डी के बाद, अगर केस नंबर 1 में डी को सबसे लास्ट में रखोगे तो डी के पहले और टी के बाद सेम आने चाहिए, तो रिवर्स कंसेप्ट लगाओ, डी को लास्ट में रखा, डी के बाद 0, तो टी के पहले 0 तो नहीं हो सकते, तो डी को कंफर्म यहां रखना पड़ेगा। डी के बाद 1 है तो टी के पहले 1 आएगा। और केस नंबर 2 में ये 1 और ये 2, केस नंबर 2 में डी के बाद 0 तो टी के पहले 0 कर दो, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। डी और आई में एटलीस्ट 1 आएगा, तो अब देखो पी और आई कनेक्ट करना है, पी ओ आई, तो पी ओ और आई, लेकिन डी और आई में एटलीस्ट एक तो नहीं आ रहा, तो केस नंबर 1 गलत। यहां देखो पी ओ और आई, ये तीनों एक साथ आ गए इस तरीके से, 3 4 5 6 7, और डी और आई में एटलीस्ट एक आ रहा है। 52 kg का हो गया क्यू और 30 kg का हो गया आई, ये इस तरीके से बन गया। क्वेश्चन देखो जरा, यदि पी और आई का वेट 72 kg है, तो आपने देखा आई का 30 है, आई का 30 है, तो पी का कितना होगा 42, तो क्यू माइनस पी कितना होगा, क्यू माइनस पी कितना होगा 52 माइनस 42 मतलब 10 kg, मतलब ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है। आई का वेट यदि ट्वाइस है यू से, आई का वेट यू से ट्वाइस है, तो यू का कितना होना चाहिए, यू का 15 होना चाहिए, तभी तो आई का दुगना होगा। तो व्हाट इज द वेट ऑफ डी, डी का वेट क्या होगा, डी का वेट 15 से कम होगा, 15 से कम इसमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी 13 kg। ठीक है। क्लियर है बात, सभी को समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अपना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है। बोल रहा है यदि पहले 10 एलिमेंट को, इफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स आर रिवर्स, मतलब उनको रिवर्स कर दिया जाए, तो कौन सा एलिमेंट 12th लेफ्ट होगा 6 फ्रॉम राइट, लेफ्ट और राइट में एडिशन होता है तो 18 राइट से बताना है। अब पहले 10 कौन से हैं बस ये देख लो, रिवर्स मत करो, बस काउंट कर लो कौन से हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10, मतलब पहले 10 ये है, पहले 10 ये है, राइट से 18 काउंट करना है, तो राइट से 18 का मतलब क्या हो गया, 2 3 4 5 6 3 9, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 यहां हो गए। अब 16 के बाद 17वां ये बनेगा, 18वां ये बनेगा, क्योंकि रिवर्स कर देंगे, तो आंसर होगा एट द रेट, बात खत्म। क्लियर है बात सभी को, क्योंकि जब आप इनको रिवर्स करोगे तो के आ जाएगा यहाँ पे, एट द रेट आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से, तो मैं क्यों रिवर्स करूं, मैं डायरेक्ट बस मैंने मार्क कर लिया, 10वां ये है, 16 के बाद 17वां के पड़ेगा, 18वां एट द रेट पड़ेगा, सिंपल। 18 पे आओ। एवरी सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज रिमूव, मतलब हर दूसरे को रिमूव कर दिया जाए इस तरीके से, हर दूसरे को रिमूव कर दिया जाए इस तरीके से। ठीक है। देन हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द न्यूली फॉर्म सीरीज, कितने सिंबल होंगे नई सीरीज में, तो देखो ये रिमूव हो गया है ना, 9 रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, टी रिमूव हो गया, एट द रेट $9 ये रिमूव हो गया, टी रिमूव हो गया, टी रिमूव के बाद 3 रिमूव, तो पहला सिंबल ये बनेगा एक, फिर ये रिमूव होगा स्टार वाला है ना, फिर ये स्टार का एम, फिर एक्स, फिर 2, फिर एक सिंबल ये बचेगा 2, फिर ये रिमूव, फिर ये रिमूव और फिर ये रिमूव, तो 2 ही सिंबल बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच आर बिटवीन द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
उन नंबर्स का प्रोडक्ट बताना है जो बीच में आ रहे हैं। किसके बीच में आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड से जो आठवां एलिमेंट है, तो लेफ्ट हैंड से आठवां एलिमेंट कौन सा है? 3, 3 6 और 2 8, मतलब टी के बीच में। और 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, राइट से 10वां कौन सा? 4, 2 6, 2 8 और 2 10, एक्स। इस टी और एक्स के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट बताना है। तो 7 गुणा 3, ये ले लिया 7 और 3, और 7 और 3 ही आ रहा है, तो 21 बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 पे आ जाओ। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, ऐसे कितने वॉवल्स हैं विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल। प्रेसिडेड मतलब पहले, तो वॉवल के पहले क्या आना चाहिए? सिंबल आना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड, फॉलोड मतलब बाद में, बाद में क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो आपको देखना है, वॉवल पर नजर मारो कि वॉवल क्या है? चुनिंदा होते हैं कुछ, मतलब आई कैची होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए वॉवल देख लो कहां पे है। पहला वॉवल ये गया, वॉवल के पहले सिंबल है और वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट। पहला पेयर बन गया ये वाला, पहला पेयर बन गया इन तीनों का। वॉवल और कहां पे? वॉवल ये गया, वॉवल से पहले सिंबल और फिर कॉन्सोनेंट, तो ये बन गया दूसरा। और वॉवल कहीं पे दिख रहे हैं क्या? वॉवल ये गया लेकिन सिंबल नहीं है, छोड़ दो, तो केवल दो पेयर बन रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगर कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, एक सिलॉक्स का, एक इनइक्वालिटी का और एक सीरीज का, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इस क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से ले लेना आप लोग। थैंक यू गाइस।